हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने वेव फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था और देखा था किस तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन में हम लोग इंटर करते हैं, कहाँ से वो जो वेव इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है हमारा कोई भी एक वेव फंक्शन जो होता है। और श्रोडिंगर इक्वेशन दो तरह के हम लोगों ने देखे थे। एक हमारा टाइम पे डिपेंड कर रहा था, जिसको हम लोग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और दूसरा जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा था उसको हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बोल रहे थे। ठीक है। और देखा था किस तरह से ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। लाइक हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है जो चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। लाइक मोमेंटम के लिए ऑपरेटर जो था हमारा पी, जो था मोमेंटम का ऑपरेटर माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ये था हमारा मोमेंटम का ऑपरेटर। फिर काइनेटिक एनर्जी का हमने ऑपरेटर देखा था। काइनेटिक एनर्जी का हमारा ऑपरेटर क्या है? काइनेटिक एनर्जी का हमारा ऑपरेटर आया था माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर था। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग वी एक्स से मल्टीप्लाई करा रहे थे, है ना, मल्टीप्लाई, है ना। और पोजीशन के लिए हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करा रहे थे, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, दो तरह की श्रोडिंगर इक्वेशन देखी थी। ये देखा था हम लोगों ने, देखा था आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है। आइगन वैल्यू इक्वेशन में क्या आ रहा था हमारे पास कि कोई भी हमारे पास एक ए ऑपरेटर हो, उसको हम लोग हमारे वेव फंक्शन पे अगर हम ऑपरेट कराते थे तो हमारे पास उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का, जिस भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का ये ऑपरेटर है, उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू साथ में हमारे पास वेव फंक्शन हमें मिल जा रहा था। तो इस इक्वेशन को हम लोग आइगन वैल्यू इक्वेशन बोल रहे थे। ए को हम लोग आइगन फंक्शन बोल रहे थे, ए को हम लोग आइगन वैल्यू बोल रहे थे, है ना। ये वाला ए आइगन वैल्यू, ये वाला ए जो है हमारा ऑपरेटर। और जनरली जब भी हम ऑपरेटर की बात करते हैं, जब भी हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, कल जो मैंने नहीं बोली शायद वो ये है कि हमेशा ध्यान रखना कि ए के ऊपर जो भी हमारा ऑपरेटर हो उसके ऊपर ऐसे करके कैप लगा देना, हैट लगा देना, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, तो ऑपरेटर के लिए हमेशा हैट। तो मान लो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर को अगर के से दिखा रहे हैं तो के को हैट से इस तरह से दिखा देंगे। तो ये डिनोट कर, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मत भूलना कि इसके ऊपर हमें हैट इस तरह से दिखानी है। हमें सिंपल सा अगर हम हैट दिखा देंगे तो वो उसका मतलब वो ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर को दिखाता है कि जो भी हैट है मतलब ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ तक बातें करी थी हम लोग। वेव फंक्शन पे चर्चा कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि इस पे चर्चा अभी करनी बाकी है। वेव फंक्शन है क्या? ये जो वेव फंक्शन है ये आखिर में भला क्या है? ठीक है, इस पर बात करना बाकी है। तो बेसिकली वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन का देखा जाए तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं हमारे पास, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका जो है कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब, इसे अगर बोल दिया साई क्या है, एक पार्टिकल के लिए, एक वेव के लिए साई क्या दिखा रहा है, तो हम कहते हैं हमें कुछ नहीं पता कि साई क्या दिखा रहा है। बस इतना हमें पता है कि साई जो है इट कंटेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकल, है ना। कि अगर कोई एक पार्टिकल है तो उसकी सारी की सारी जानकारी साई के पास है, लेकिन मतलब साई खुद में नहीं पता है कि क्या है। ठीक है, तो इट कंटेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्या चीज? कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकल। ठीक है, साई जो होता है ये खुद में एक इतनी बड़ी चीज़ है कि पार्टिकल के बारे में सब कुछ बात करता है। हमने ये बोला था कि अगर हम साई में जैसे मान लो मोमेंटम ऑपरेटर लगाते हैं तो हमें ये मोमेंटम की वैल्यू दे देता है। तो बेसिकली हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उस पार्टिकल के बारे में जाननी है तो हम उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का ऑपरेटर उस पर मार देंगे और वो हमें तुरंत बता देगा कि उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या है। अच्छा, मतलब इसका कोई खुद का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। मतलब थोड़ी अजीब बात है कि वो चीज़ जो हमें पार्टिकल के बारे में सब कुछ बता रही है उसका खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब हम उसको देख के ये नहीं बता सकते देखो 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 वो वेव फंक्शन जा रहा है, वो है क्या, मतलब वेव, हमें सिर्फ ये पता है कि वो वेव फंक्शन है, उसका नाम वेव फंक्शन, सॉरी फंक्शन निकल रहा है, उसका नाम वेव फंक्शन है, लेकिन हमें पता नहीं कि एक्चुअल में वो है क्या। बस इतना पता है कि वो सब जानता है वेव उसके पार्टिकल के बारे में, है ना। ये बातें होती हैं। अच्छा, ये बात क्लियर हुई। अब सिग्निफिकेंस आएगा कहाँ से? अगर ये वेव फंक्शन है और ये पार्टिकल के बारे में सब कुछ जान रहा है तो अब सिग्निफिकेंस वाली बातें जो है उसको ऐड करना शुरू करते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास हमें वेव फंक्शन दिया गया है। ठीक है, हमें वेव फंक्शन दिया गया है और हमसे बोला जाए कि किस तरह से इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम जानेंगे, तो हमें पास मान लो साई है। ठीक है, साई मान लो कुछ फंक्शन ऑफ एक्स इस तरह से दिया गया, साई एक्स। ठीक है,
एक चीज़ ध्यान रखना, अभी हम लोग सिर्फ वन डायमेंशन में बातें कर रहे हैं। आप चीज़ों को ये ना समझे कि चीज़ें सिर्फ वन डायमेंशन में होती नहीं, हम अभी यहाँ पे जनरलाइज चीज़ें भी कर सकते हैं। लाइक हम लोग सिंपल आर के टर्म्स में लिख सकते हैं, रेडियस वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ से मैथमेटिक्स को लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इस वजह से अभी हम लोग सारी की सारी बातें वन डायमेंशन में कर रहे हैं, और लास्ट में इसको जनरलाइज कर सकते हैं हम लोग किसी भी एक आर के टर्म्स में, मतलब एक रेडियस वेक्टर के टर्म्स में हम लोग उसको जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये था हमारे पास वेव फंक्शन। अब हम क्या करें कि इस वेव फंक्शन का मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया है कि ए ई रेज टू पावर आई, है ना, कुछ ए एक्स माइनस बी टी इस तरह से दिया गया है, या टाइम का फंक्शन अपना भी मान लो, तो ऐसे मान लो आई ए एक्स कुछ इस तरह से दिया गया है। ठीक है, ओके, इस वेव फंक्शन का अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ई रेज टू पावर माइनस आई ए एक्स, ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ में मल्टीप्लाई कराएं, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ में मल्टीप्लाई कराएं, तो हमारे पास ये बनता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या बनता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें मिल रहा है कि अगर हमारे पास वेव फंक्शन है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओ, तो हमारे पास वो जो एक मिश्रित क्वांटिटी आ रही है, वो जो एक मिक्स्ड क्वांटिटी आ रही है, वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कि ये है हमारे पास मॉड साई एक्स का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। या इसको इस तरह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे लिखेंगे, डीपी, पी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, मोमेंटम नहीं, ठीक है, डीपी बाई डी एक्स, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो हमसे बोला गया कि हमारे पास वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमने कहा कि उस वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस हमको नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इतना बस बता सकते हैं कि वो वेव फंक्शन जो होता है वो पार्टिकल के बारे में सारी की सारी जानकारी रखता है, और हमें कुछ भी चाहिए वो वेव फंक्शन से निकाल सकते हैं, लेकिन उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस किस चीज़ का है कि अगर हम उस वेव फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करा दें, तो वो मिश्रित क्वांटिटी, वो मिक्स क्वांटिटी हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के नाम से आ रही है। क्या बात है, क्लियर है, बात क्लियर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर ये है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dp इज इक्वल टू मॉड साई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये dp क्या है, ये dp है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल। ध्यान सुनना मेरी बात को, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, in the range x to x plus dx, in range x to x plus dx। मतलब समझो, एक पार्टिकल जो है वो यहां से यहां तक हो सकता है, हमने कुछ भी मान लिया, हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी तक कहीं भी हो सकता है। हमसे बोला गया कि हमें बतानी है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर x लिया, और बहुत थोड़ी सी दूरी पर dx को, तो छोटा सा dx, ठीक है, ये हो गया हमारे पास x प्लस dx। ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है x प्लस dx। तो इतनी दूरी में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मॉड साई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अच्छा, टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dp इज इक्वल टू मॉड साई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, कंप्लीट रेंज में, a टू b, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल क्या होगा, टोटल किसी भी चीज़ की टोटल प्रोबेबिलिटी में से क्या होती है, 1। इसको हम लोग इधर 1 लिख सकते हैं, मतलब हमारे पास क्या आ गया, a टू b
अगर मान लो यहाँ लिमिट a टू b नहीं है, हमारे पास फुल रेंज की बात करी जाए तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मॉड साई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। इसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में इस इक्वेशन से दिखा सकते हैं। क्या बात है क्लियर है? क्या बात है क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पक्का 100%? ठीक है, तो ये बातें थी हमारी कुछ कुछ वेव फंक्शन के बारे में कि वेव फंक्शन क्या होता है। मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी कि वेव फंक्शन क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस चूंकि नहीं है तो प्रोबेबिलिटी किस तरह समझ सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो कुछ कंडीशंस हमें मिली है। ठीक है, इसको उतारो फिर आगे बात करते हैं। तो आई होप यहाँ तक की चर्चा में आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अब आगे क्या बात करते हैं, हमने वेव फंक्शन के बारे में कुछ सीख लिया। अब वेव फंक्शन की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वेव फंक्शन की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि वेव फंक्शन कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है, उन कंडीशंस को हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई पार्टिकल का वेव फंक्शन हो तो वो कुछ चीज़ों को हमेशा जो फॉलो करेगा उसमें से पहली चीज़ जो होगी कि वेव फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। वेव फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक नीड है कि पार्टिकल जो है लाइक ए से बी तक कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो अब ये समझो कि मान लो पार्टिकल का वेव फंक्शन कुछ कुछ इस तरह का था। ठीक है, पार्टिकल का वेव फंक्शन कुछ कुछ इस तरह का था। मान लो यहाँ पे बाउंड्री है, इसके इधर वेव फंक्शन नहीं होगा, केवल इतनी जगह में होगा, तो वेव फंक्शन कुछ इस तरह का था। ठीक है, अच्छा दूसरा केस, मान लो वेव फंक्शन कुछ इस तरह का था। इस तरह की चीज कभी भी वैलिड नहीं होगी, हमेशा इस तरह की चीज वैलिड होगी कि वेव फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेक हो जाएगा तो उस पॉइंट पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। कि ऐसा हो नहीं सकता भाई, पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि यहाँ पार्टिकल हो सकता है, क्यों किस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पर पार्टिकल पाया नहीं जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है ना। आपके हर एक पॉइंट पे पार्टिकल के पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, इस वजह से हर पॉइंट पे वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो वेव फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, साई शुड बी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, दूसरा शाई नहीं, वो वाला शाई नहीं। ठीक है, साई। ठीक है, साई शुड बी डिफरेंशिएबल साई शुड बी डिफरेंशिएबल। हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब कोई बहुत शार्प पीक नहीं मिल रही होगी हमें हर जगह पे वो डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, दूसरी बात, इट शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। इसका मतलब क्या है समझना बहुत ध्यान से। साई शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। कुछ बेसिक सी बातें हैं, ध्यान रखनी है। लेकिन साई शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, इसका मतलब क्या है, अगर हम साई का मॉड लेके स्क्वायर करें, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करें होल लिमिट में, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कंप्लीट रेंज में करें, तो इट शुड बी कम टू अ फाइनाइट नंबर। अच्छा ध्यान से देखो तो ये कुछ प्रोबेबिलिटी ही तो लिखी हुई है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी फाइनाइट का मतलब क्या है अभी बताता हूँ क्या है। आप अभी देख रहे थे कि हम लोगों ने पिछले उसमें देखा था कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर हम साई एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आ रहा था, है ना। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये फाइनाइट नंबर आ रहा है, मतलब क्या मतलब क्या है इसका, फाइनाइट बोले या 1 बोले, एक्चुअल में बोलना क्या चाहिए। तो देखो ध्यान से, साई जो हमें दिया होगा वो कुछ इस तरह से दिया होगा, साई इज इक्वल टू ए सम फंक्शन ऑफ एक्स, इस तरह से। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि एक वर्ड यहां पर यूज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मलाइजेशन। क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है
कि हर एक जगह पे अगर हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करें, उसका टोटल समेशन करें, तो वो टोटल 1 आना चाहिए। तो नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है कि हम इसको इस तरह का बना देंगे, हम इस वेव फंक्शन को यहाँ पे ए की हम कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो 1 आएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो 1 आएगी। तो यही नॉर्मलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पर जो फाइनाइट नंबर आ रहा होगा, जरूरी थोड़ी यहाँ पर जो हमने साई रखा है वो नॉर्मलाइज हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमने साई इस तरह से लिया, साई जो हमने लिया वो कुछ इस तरह का लिया कि एक हमने लिया साई ए ई रेज टू पावर आई के एक्स, ठीक है, और दूसरा हमने साई लिया ई रेज टू पावर आई के एक्स, ठीक है, बात क्लियर है। यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालो, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मॉड साई एक्स स्क्वायर डी एक्स, सही है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्या जाएगा यहाँ से, मान लो हमने कोई कुछ भी रेंज डिफाइन कर दी, हमें नहीं पता रेंज क्या है, ठीक है, चलो इसे छोड़ो। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए मॉड का स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर आई के एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस आई के एक्स इंटू डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास मॉड ए स्क्वायर, ठीक है, उधर वो डी एक्स जाएगा, वहाँ पे मान लो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अगर था तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर एक्स आ जाएगा, एक्स का हम करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, खत्म हो जाएगा सब कुछ वैसे समझ लो, ठीक है। यहाँ बचेगा क्या हमारे पास मॉड ए स्क्वायर, ओके या जो भी हमारे पास यहाँ पर बच जाए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो आया वो 1 नहीं आया, यहाँ पर जो आया वो 1 नहीं आया, हमें क्या चाहिए कि 1 आना चाहिए, लेकिन अगर आप इसमें करोगे तो हमारे पास 1 आ रहा है, क्योंकि ये इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो माइनस का आ जाएगा, ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, कुछ जगह पे 1 आ रहा है, कुछ जगह पे 1 नहीं आ रहा, तो हमें क्या रखने पर 1 आ जाए कि हमारा क्या रखने पर प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 हो जाए। तो ए की वही वैल्यू जिसको रखने पर टोटल प्रोबेबिलिटी जो 1 हो जाए, तो हम उस ए की वैल्यू को रख के कह देंगे कि हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो चुका है, बात क्लियर है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, पक्का 100% लॉक कर दिया जाए। चलो अच्छी बात है, अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि बात समझ नहीं है। अगली क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो चीज़ नहीं समझ आई उसको मैं आपको क्लियर करा सकूँ, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, चलो उतारो उसको। अब एक दो सवाल करने की कोशिश करते हैं हम लोग नॉर्मलाइजेशन प्रॉब्लम पे बेस्ड, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे किसी वेव फंक्शन को, इस पर एक दो सवाल करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से मान लो अभी जो हमने वेव फंक्शन लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे उसी की तरह का एक सवाल हम लोग करते हैं। मान लो साई एक्स हमें दिया गया कुछ इस तरह से, साई एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आई, वही के की जगह मान लो लिख दिया पी बाई एच क्रॉस इंटू एक्स, पी नॉट कर लो, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ पे x की जो लिमिट है वो -a/2 से +a/2 है, अदरवाइज जो है ये जो है 0 है, अदरवाइज, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, क्या बोला जा रहा है, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज द साई एक्स, ठीक है, हमें नॉर्मलाइज कराना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, तरीका वही सिंपल, क्या करेंगे मॉड साई एक्स स्क्वायर डी एक्स, टोटल प्रोबेबिलिटी वैसे कितनी होती है 1, कहाँ से कहाँ तक दिया गया वेव फंक्शन -a/2 से +a/2, उठा के रख दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर आई पी नॉट बाई एच क्रॉस इंटू एक्स इंटू ई रेज टू पावर -i/h क्रॉस पी नॉट एक्स, ठीक है, लिमिट -a/2 से +a/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1, सही है। इसने इसको मार दिया यहाँ पे, मॉड ए स्क्वायर जो है बाहर आ गया, अंदर क्या बचा डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक -a/2 से +a/2 इज इक्वल टू 1, इसका हो गया 1, ठीक है, सॉरी एक्स हो गया इसका इंटीग्रेशन, मॉड ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, a/2 से -a/2 a/2 माइनस a/2, तो टोटल हो गया a इज इक्वल टू 1। यहाँ से मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/a, या a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1/√a, उठा करके यहाँ रख दो, हमारे पास वेव फंक्शन क्या बन जाएगा, हमारे पास वेव फंक्शन बन जाएगा साई एक्स इज इक्वल टू 1/√a इंटू ई रेज टू पावर i/h क्रॉस p नॉट x फ्रॉम वेयर x इज इक्वल टू -a/2 टू
ए बाई टू। ये है हमारे पास फाइनल आंसर। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का? तो नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम इस तरह से हमें सॉल्व करनी होती है। मान लो एक सवाल मैं अगर आपसे और बोलूँ, ठीक है, अभी हम लोग आगे हालांकि इसको करेंगे फिर से जब हम लोग पार्टिकल इन अ बॉक्स करेंगे, लेकिन फिर से एक बार कराने की कोशिश मैं करता हूँ नॉर्मलाइजेशन का एक प्रॉब्लम। देखो ध्यान से, मान लो हमसे बोला गया साई एक्स दिया गया है कुछ इस तरह से, ए साइन एन पाई एक्स बाई एल, ए साइन एन पाई एक्स बाई एल, वेयर एक्स इज फ्रॉम 0 टू ए, जहाँ एक्स जो है वो 0 से ए तक वेरी कर सकता है। तो आपसे बोला गया बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, या आपसे बोला गया कि बताओ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होगा। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होगा। ठीक है, हम क्या जानते हैं, मॉड, बार बार करो इन चीज़ों को, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 कहाँ से कहाँ तक, एक्स की लिमिट 0 से ए तक उठा के रखो, क्या जाएगा, मॉड ए स्क्वायर इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल। इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा सेम ही आएगा, या सॉरी ए कर लो यहाँ पर। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स जो साइन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, खुद साइन होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ओके, मॉड ए स्क्वायर बाहर आ गया, साइन स्क्वायर इसको चेंज कर लो 0 टू ए, साइन स्क्वायर को चेंज करके लिख सकते हैं हम लोग, भाई ये क्या होता है, cos 2x क्या होता है, cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, यहाँ से चेंज कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, यानी 2 पाई सॉरी 2n पाई एक्स बाई ए। ठीक है, अपॉन टू जो है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। ठीक है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। सही है, क्या आ गया, मॉड ए स्क्वायर बाई 2 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, तो साइन 2n पाई एक्स बाई ए इंटू इसका दोबारा से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जब इसका दोबारा से हम सॉरी कुछ गड़बड़ किया, हाँ इसका जब दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास अपॉन में आ जाएगा 2n पाई बाई ए। ठीक, लिमिट फ्रॉम 0 टू ए इज इक्वल टू 1 रख दो, मॉड ए स्क्वायर बाई 2, ए रखेंगे यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस साइन ये यहाँ पर रखेंगे एक्स की जगह पर ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन 2n पाई, और साइन 2n पाई की वैल्यू 0। ठीक है, आगे वाला टर्म 0 हो जाएगा, अब 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू ऑलरेडी 0 होती है तो आगे कोई टर्म नहीं आएगा, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2 बाई ए, या ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास रूट 2 बाई ए। तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, साई एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, साई एक्स शुड बी ए की जगह पे क्या रख देंगे रूट 2 बाई ए, तो रूट 2 बाई ए इंटू साइन एन पाई एक्स बाई ए, ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए जिसमें हम लोगों ने नॉर्मलाइज किया वेव फंक्शन को। ये क्वेश्चन आप दोबारा से फेस करोगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो सेम तरह के हम लोग प्रोसेस वहाँ पर भी कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर मुझे अभ्यास कराना था तो मैंने 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के अभ्यास आपका करा दिया। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे और भी क्वेश्चन करते रहेंगे, ये नहीं कि नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन खत्म हो गए, फिर लगातार आपकी पूरी क्वांटम मैकेनिक्स के दौरान नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम आती रहेगी। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करें, थोड़ा सा जल्दी मैं रोक रहा हूँ आज की क्लास को। ठीक है, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ और मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग थोड़ी सी और आगे की बातें करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की थोड़ी सी बातें और कर सकते हैं। और चैनल पसंद आया है तो जाकर के एक बार फिर से देखो, विजिट करो, अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो उससे, ठीक है, एज यू विश, और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, शेयर कर देना सबके साथ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।